हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर। तो मैं आप सभी का जो है क्लास 10th का बुक्स अभी आप सभी को कवर करवा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि अभी बहुत जल्द ही जो है बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का होने बिहार बोर्ड का, तो उसी के संदर्भ में मैं आप सभी को अभी हिंदी कवर करवा रहा हूँ। जिसमें पहला चैप्टर मैं आप सभी को करवा रहा हूँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका मैंने आपको 3 वीडियोज़ कवर करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले आपको चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्स में समझा दिया है। चैप्टर में क्या क्या बताया गया है जो हमें जाननी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए और सेकंड वीडियोज में मैंने आपको 30 क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से मैंने आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन और आने वाले और इस वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी उस वीडियो को मिस ना करें, कृपया करके उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। आज मैं जो करवाने वाला हूं आप सभी को, जो आप सभी का जो बुक्स है हिंदी का गद्य खंड, इस पाठ यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, आप सभी के पास गोधूली का जो बुक्स है ना, कृपया करके उसे निकाल लीजिए और आप निकाल के उसमें देखें कि बुक्स के जो भी सभी प्रश्न है, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो है, इन सारी चीज़ों को मैं आज के वीडियो में डिटेल्स में आप सभी के समक्ष कवर करवाने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, लिंक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बुक्स के सभी प्रश्नों का हल, सभी मतलब सभी। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और संपूर्ण विश्लेषण के लिए दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षा 2024 या आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनको फ़ायदा मिल सके इस वीडियो से। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें आपको सभी क्वेश्चन जो है ना डिटेल्स में आप आज के वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूं। तो कृपया करके आप लोग नोट्स बनाते जाइए, और नहीं तो मैं आप सभी को इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक में, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक जो है, लेखक कौन है इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है इस कहानी के, इस निबंध के लेखक है। उस लेखक के ने किस विडंबना की बात करते हैं इस चैप्टर में? इसका आप सभी एग्जाम में भी जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, एग्जाम में भी आपको ऐसे उत्तर लिख के लिखना है, उत्तर डाल देना है और आगे लिखना है, और इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। लेखक कहते हैं ना कि अभी वर्तमान का जो समय है ना, कि जब हम जातिवाद को लेकर की बात करते हैं तो यह क्या है, एक विडंबना है। उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है। जातिवाद के लिए जो है ना, जातिवाद जो है उसके लिए उन्होंने एक विश्लेषण किया है, और उस विश्लेषण में क्या कहता है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। उनकी दृष्टि में, यानी कि लेखक की दृष्टि में, जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है। जब हम समाज रूपी सर को देखें और उसका माथा को देखें तो उस पर जो है जातिवाद जो है ना एक कलंक सा नज़र आता है। क्योंकि जब हम डेवलप की बात करें थे तो उनमें जातिवाद का नहीं होना चाहिए, कलंक है जिसे समाज घटाना नहीं चाहता है, जिसे इस कलंक को क्या करते हैं, माथे के कलंक को समाज यानी जातिवाद को घटाना नहीं चाहता है। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण है। जातिवाद जो है ना, ये विभिन्न प्रकार की बुराइयां, जो समाज में बुराइयां कुरीतियां निकल के आती है, और समाज जो भी समाज पिछड़ा है तो उनके पिछड़ेपन होने का कारण भी आपको जातिवाद नजर आएगा, कारण है। फिर भी समाज के कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए हैं, लेकिन ये सब इनके कारण है जो कि समाज पिछड़ा हुआ है, समाज में कोई विकास नहीं है। ये सारे विडंबना है जातिवाद के। लेकिन कुछ लोग अभी भी है ना जो समाज में धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक को मानिए आप, लेकिन जो धर्म में आप जाति से रिलेटेड बातें करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए और किसी भी डेवलप्ड समाज के लिए एक मुख्य कारण हो सकता है जो रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये विडंबनाएं थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है
जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? पोषक जातिवाद यानी पोषक मतलब जातिवाद के सपोर्टर, जो जातिवाद को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्टर जातिवाद के पक्ष में यानी कि उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, अपना बात रखते हैं, नहीं कहते हैं कि अपना तर्क दो, कुछ कुछ बताओ क्या है, सही है ये गलत है। उत्तर लिखेंगे आप सभी और लिखेंगे कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में यही कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। और जातिवाद के पोषक जो है, जो जातिवाद को विशेष रूप से मानते हैं, यहाँ यही जाति होना चाहिए, यही जाति, डिफरेंट डिफरेंट जाति होना चाहिए समाज में, जिससे कि कर्म के अनुसार इनका विभाजन हुआ है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए। जातिवाद के सपोर्टर जो है वो कहते हैं कि जाति के अनुसार जो है, कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है और जाति के आधार पर काम का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, जो जातिवाद के सपोर्टर है। परंतु आप लोग ध्यान दीजिएगा, परंतु कहने वाली बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, परंतु यह तर्क विकास में बाधक है। विकास की जब हम बात करते हैं, समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमारा समाज कैसे विकास होगा, तो उसमें जो है ना, ये जाति का जो बात आता है ये उसके रास्ते में बाधक है, रास्ता का पत्थर के रूप में साबित होता है। तो कृपया करके आप लोग भी जाति वाली चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट ना करें, सपोर्ट करें, देखिए जो है उनको सपोर्ट करें, लेकिन जब आप आगे बढ़िएगा ना तो आपको इन सारी चीज़ों को आगे छोड़ के आगे बात करना होगा, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे बात करना होगा, जो कि ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में जो जातिवाद के पोषक तर्क दिए हैं उसमें लेखक ने क्या प्रमुख आपत्तियां क्या है, लेखक की क्या आपत्तियां हैं, भीमराव अंबेडकर साहब की क्या आपत्तियां हैं? लेखक नए जातिवाद के पक्ष में आए हैं, लेखक ने जातिवाद के पक्ष में आए, लेखक के अनुसार जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियादी बताया है। जाति की बात जब आती है ना तो ये आपको वैदिक काल में आया है। जाति का जो ये आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना कंपटीशन की, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज आपको क्या है क्या नहीं है, आप सभी को पता है कि इतिहास क्या है। इतिहास का 3 पार्ट है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें हम लोग चल रहे हैं। प्राचीन जो बीत गया, मध्यकाल जो बीत गया, जो जिसमें मुगलों का ज़्यादा आक्रमण हुआ, वर्चस्व था, और आधुनिक काल जिसमें हम लोग जी रहे हैं। बेबुनियादी बताया गया है कि ये जो जातिवाद है ना ये बेबुनियादी, इसका कोई बुनियादी ठिकाना नहीं है। उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होती है। उनका कहना है कि जब हम जातियों के आधार पर काम बांटे ना, कि इसको जैसे मान के चलिए 5 जाति के लोग हैं तो सभी जाति को उनके कर्म जाति के अनुसार उसको काम दे, तो क्या पता इसको 1 2 3 4 5 लोग हैं यहाँ 5 जाति से, क्या पता इसको इस जाति का जो काम मिला है इसको 1 नंबर वाले जाति के वाला काम अच्छा से आए। तो यही सारे तर्क है, आपत्तियां हैं। इस कार्य की कुशलता में कमी होनी चाहिए, लोग को उबन महसूस होती है, यानी कि लोग को बुरा फील होता है कि हम जिस जाति है उसे वही काम करते हैं, क्योंकि जब हम लोग टैलेंट पे काम करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, और ऐसी स्थिति जब हम लोग हमेशा जाति चीज़ों को लेकर के बात करते रहेंगे तो किसी भी समाज की, जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें सोशल सामाजिक चीज़ें सबको सामान्य रूप से मिलने चाहिए, समान अधिकार की बात करते हैं, तो कभी भी समाज कल्याण में यह नहीं हो पाएगा। जब भी आप डेवलप स्टेट की बात करेंगे ना, जैसे कि केरला हो गया,
केरला हो गया, आंध्रा हो गया, जो हैदराबाद वगैरह है, वह आपको इन सारी चीज़ें, छोटी चीज़ें आपको नहीं नज़र आएगी। वह हमेशा डेवलपमेंट पे बात किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें जातिवाद के पक्ष में आपत्ति ने लेखक ने जताया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाता, क्यों हम नहीं कहेंगे, क्या कारण है कि हम नहीं कहेंगे। जाति जो है भारतीय समाज के श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है। भारतीय समाज में जो है जाति के आधार पर उनका विभाजन सही स्वरूप नहीं है, लेखक ऐसा मानते हैं। ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मानना है। उन्होंने बताया है कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है। उनका कहना है कि कार्य के निर्धारण में किसको क्या काम करना है, उसके लिए व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का पूरा अधिकार है। और जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आदमी को उनकी क्षमता, यानी कि कोई उसकी क्या एबिलिटी है और उसकी क्या रुचि है, इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उसके अनुसार उसे कार्य चुनने का अधिकार है। इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जा सकता है, और जिसका जो अधिकार है वह उसे बलपूर्वक छीन सकता है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना है। तो समाज ना तो सब बनेगा और ना ही शुभ योग बनेगा और न ही सही निर्माण होगा। जब हम लोग जाति की लेकर के बात करते रहेंगे तो कभी नहीं उनका पर्याप्त विकास हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। जातिवाद जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है। उत्तर लिखेंगे कि जाति प्रथा देश की प्रगति में रोड है, यानी रास्ते का मील है, पत्थर है। जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियां आती है। जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियां आती है जो इस प्रकार के समस्याओं का जंक बनती है। क्या होता है, जंक बनती है। समाज अनैतिकता की ओर उन्मुख होता है तथा प्रगति बाधित होती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जब हम लोग हमेशा जाति चीज़ों को लेकर के बात करते हैं तो समाज क्या होता है, अनैतिकता, कोई ऐसी नीति नहीं होती जिससे कि डेवलपमेंट हो सकते, विकास हो सके। अनैतिक और उन्मुख होता है और प्रगति क्या होता है, बाधित होता है। तो यही बेरोजगारी का मुख्य कारण बताया गया है जातिवाद को। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और पीछे जो मैंने बताया वो क्वेश्चन सारे भी पूछे गए हैं। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न, शोषण की जो बात करते हैं उससे भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देते हैं। यानी कि ये जो है ना जाति प्रथा, यह मनुष्य को स्वाभाविक, यानी कि उनका जो स्वभाव है, उनकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है जिस क्षेत्र में, उसको बिना पूछे ही उनके जाति के आधार पर उनको काम में लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, निष्क्रिय बना देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक नए पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक जो है क्या जो ऐसा आईना दिखाने का प्रयास किया है जो जाति प्रथा से हट के है। लेखक नए पाठ में निम्नलिखित पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ये कारण है जिससे कि जाति प्रथा हानिकारक है, जो इस प्रकार है
इससे जाति प्रथा पर आधारित श्रमिक विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यानी कि जाति प्रथा में क्या होता है कि श्रमिक को उनके जाति के आधार पर काम दे दिया जाता है, जो कि स्वाभाविक नहीं है, ये गलत है। यह श्रमिकों में भेदभाव एवं उच्च नीच को जन्म देती है। तुम बड़े हो, मैं छोटे हूँ, मैं छोटा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों को जाति प्रथा जन्म देती है, जिससे समाज की एकता पर तथा श्रमिकों के कार्य क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जिससे क्या होता है कि जो श्रमिक है, जो वर्कर है, उनके कार्य क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और समाज की जब हम एकता की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो उसको भी ये इफेक्ट करता है। कभी भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति आ सकती है। और इन सभी चीज़ों के कारण ही जब हम लोग जाति प्रथा की बातें करते रहेंगे हमेशा, इनसे क्या होगा कि कभी भी बेरोजगारी आ सकती है और व्यक्ति को भूखे मरने की सिचुएशन को भी झेलना पड़ सकता है। और व्यक्ति के रुचि के आधार पर काम की बंटवारा होना चाहिए। जब हम लोग डेवलपमेंट एजुकेशन की बात करेंगे तो उनकी रुचि और उनके स्किल्स के अनुसार काम का हमेशा बंटवारा होना चाहिए, जो ज़्यादा बेटर रहने वाला है आज के टाइम पे। प्रश्न नंबर 8 है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन 3 विशेषताओं को आवश्यक माना है। जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनमें 3 ऐसा क्या मुख्य तर्क दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जो लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक नए समाज की स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा की भावनाओं को आवश्यक माना है। तो ये 3 कारण थी जो लेखक ने बताया। पहला समानता और भाईचारा, स्वतंत्रता भी होना चाहिए कि सभी लोग अपने बातें रख सकें, सभी अपने स्वतंत्रता के अनुकूल काम को कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। सभ्य का असभ्य होगा, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दोष का निर्दोष। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इससे भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग स्किप ना करें, इसे भी आप लोग समझ लीजिएगा। दोष का निर्दोष, निश्चय का अनिश्चय, रक्षा का असुरक्षा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पर्यायवाची शब्द, दूषित का गंदा खराब, पेशा का व्यापार, अवसर का मौका, सम्मान का इज्जत, श्रमिक का मजदूर, अनुमति का आज्ञा, परिवर्तन का बदलाव। पर्यायवाची में मतलब, पर्यायवाची की जब हम बात करते हैं तो पर्यायवाची मीन्स क्या होना चाहिए, उसी शब्द के अनुसार उनका मीनिंग होना चाहिए। जैसे दूषित मतलब क्या हो गया, गंदा, गंदा भी तो इसका वर्ड हो गया, गंदा दूसरा खराब भी हो गया, तो ये हो गया पर्यायवाची। और विलोम मतलब उल्टा, सीधा उल्टा। जैसे हम लोग कहेंगे यही एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे कि निश्चय, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनिश्चय। इसी प्रकार से सुरक्षा, रक्षा का असुरक्षा, सुरक्षा या इसे रक्षा या फिर सुरक्षा भी बोल सकते हैं। दुर्लभ, सुलभ। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपको मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले छात्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सकते।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।